वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम केसी हॉटलाइन और ब्रेक पे जाने से पहले कुछ बात हो रही थी स्टॉक मार्केट के हवाले से और क्लोजिंग को आज के जो है डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर मोहम्मद आजम खान जो हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ डिस्कशन हो रही है स्टॉक मार्केट के हवाले से। आजम भाई, कुछ बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, कुछ स्क्रिप्ट्स के हवाले से बात हो रही थी। रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट ने कितना जो है मार्केट को इफेक्ट किया, क्योंकि लास्ट ईयर भी रिजल्ट तो बड़े हेल्थी रिजल्ट थे और इसको हम काफ़ी डिस्कस किया। उसके अंदर अभी प्रॉफिटेबिलिटी जो है बड़े स्क्रिप्ट्स की एक्सपेक्टेड थी, ज़बरदस्त रिजल्ट्स जो प्रोड्यूस किए, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट था CGT वाला, जो काफ़ी अरसे से स्टेक था मार्केट के साथ। अब उसको अगर एलिमिनेट किया जाता तो मार्केट के अंदर कोई वजह नहीं है कि आप 12,000-13,000 की मार्केट आपकी हो जाएगी। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मैं समझता हूँ कि मार्केट को अप डाउन करने के लिए ट्रिगर बहुत सारे होते हैं और इस दफ़ा भी ट्रिगर बहुत सारे हैं, एक नहीं है। लेकिन स्पेसिफिकली वही है जो आपने सेकंड ऑप्शन बताया, कैपिटल गेन वाला। इतना अरसा हुआ नहीं, कैपिटल गेन को अभी 1-1.5 साल ही हुआ है खाली। लेकिन बात यह है कि सबसे ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टॉक मार्केट के लिए और कैपिटल मार्केट के लिए, वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा शेक है लोगों का, और अभी भी है, पहले भी था। और वो तमाम के तमाम एक ही तरफ देख रहे हैं कैपिटल गेन के लिए। कैपिटल गेन के अलावा बहुत सी चीज़ें जो देखनी चाहिए, मैं समझता हूँ वो आगे आने वाले वक्त में नजर आएंगी लोगों को। लेकिन बात यह है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा शेकी हुए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, साइडलाइन थे लोग मार्केट से। अब वही वाली बात होती है कि आप भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, मैं भी नहीं कर रहा, तो वॉल्यूम तो ऑटोमेटिकली आएंगे नहीं। हो यही रहा था कि पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, पूरी ब्रोकेज इंडस्ट्री, पूरे तमाम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी मार्केट से काफ़ी हद तक साइडलाइन थे। सब एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे कि कौन आगे वॉल्यूम करेगा तो फिर हम भी काम करेंगे। वही हुआ कि एक स्पेसिफिक ग्रुप ने या कुछ लोगों ने आगे इन्वेस्टमेंट की थोड़ी सी मार्केट में 1-1.5 महीने पहले, वॉल्यूम्स जनरेट करना शुरू किए, काम करना शुरू किया। नो डाउट जिस तरह के इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमी के, काफ़ी नेगेटिव भी हो सकता है उनके लिए भी, लेकिन मोर रिस्क मोर गेन वाली स्ट्रेटजी है। तो इन्वेस्टमेंट की आगे बढ़े काम करने के लिए तो आज तमाम की तमाम पूरे पाकिस्तान ने काम करना हल्के हल्के शुरू किया है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट को, कराची स्टॉक मार्केट को स्पेशली देखा जाता है, वॉच किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉन्फिडेंस, और वही हमें करने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, कि आप जब इस तरह के मेजर्स लेंगे जिससे इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आए। अभी छोटी सी बात है, बहुत ही लॉजिकल सी बात थी कि कैपिटल गेन का नाम चेंज करके अगर उन्होंने डायरेक्ट इंडिविजुअल से नेशनल क्लियरिंग के थ्रू कर दिया तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कैपिटल गेन आपका वही का वही रहेगा, गवर्नमेंट को वही रेवेन्यू मिलेगा, हो सकता है उससे बेहतर मिल रहा है, और प्रोसीजर पूरा का पूरा रहेगा। सिर्फ आपने नाम चेंज करके एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके आना है। उसके अंदर भी इतना ज़्यादा डिले देख रहे हैं हम। अभी 1-1.5 महीने से पहले टैक्सेस के रेट्स के ऊपर तो किसी को कोई इशू नहीं था, ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स लें, होल्डिंग के ऊपर टैक्स लें, किसी के ऊपर भी टैक्स लें, वो तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं था। उसके ऊपर सवाल तो ये पैदा हो रहा था कि आप जो लीगल प्रोसीडिंग्स थी वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि लोग मार्केट से दूर चले गए। दूसरी चीज़ ये, आपकी बात में अभी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट साइंस ये मिले कि छोटा इन्वेस्टर है ना, अब बड़ा रिलक्टेंट है। 2008 के बाद से जब सर्वाइव करना शुरू कर रहे थे ना, जो स्ट्रगलिंग प्रोसेस चल रहा था, जो कि अभी भी चल रहा है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि सारा जो जिम्मेदार होता है ना, बड़ा प्लेयर होता है, बड़े प्लेयर्स की स्ट्रैटेजी के ऊपर होता है। वो जैसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जैसी मूव लेते हैं, उसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ जाता है। फिर छोटा इन्वेस्टर पहली जो है वो मोहतात होकर काम कर रहा होता है, तो और ज़्यादा जो है मोहतात हो जाता है। बड़े प्लेयर्स ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ कि बड़े प्लेयर्स जो है ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, जिसकी वजह से छोटे इन्वेस्टर जो है वो रुक गए काफ़ी हद तक। देखिए, सबकी अपनी एपेटाइट है, अपना पोर्टफोलियो है, अपना साइज़ है। किसी के पास अगर 4 अरब रुपए हैं तो 4 अरब रुपए लगाएगा, किसी के पास 4 लाख रुपए हैं तो 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगा। अब 4 लाख रुपए का भी वही विजन नहीं हो सकता जो 4 अरब रुपए वाले का है। तो जाहिर बात है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट छोटा या बड़े से मैं समझता हूँ कोई इतना ताल्लुक नहीं होता, लेकिन लोग देखते बहुत ज़्यादा हैं, वॉच बहुत ज़्यादा करते हैं। आपको अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से काम करना होता है, आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, आपकी अपनी स्टडी होती है, आपकी अपनी स्ट्रेटजी होती है कि मुझे आगे क्या करना है। 1000 शेयर एंग्रो लेने वाले ने भी वही प्रॉफिट कमाया जो 1 लाख वाले ने बनाया, या जिसने 1 करोड़ शेयर जमा किए थे 90 रुपये पे या 100 रुपये पे, उसने भी वही कमाया। तो जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न उसी के हिसाब से आ रहे हैं। अगर किसी ने 1000 शेयर लेके 30% 40% कमाया तो 1 लाख वाले ने भी इतना ही कमाया होगा। तो ये र्यूमर्स हैं, ये बातें हैं, ये लोगों को नेगेटिव करने वाली चीज़ें हैं, ये लोगों का कॉन्फिडेंस चेक करने वाली चीज़ें हैं। बड़ा इन्वेस्टर, छोटा इन्वेस्टर, इंटरनेशनल इन्वेस्टर का जो पैसा आ रहा है वो जेन्युइन नहीं है, वो लोकल का पैसा है, वो ऐसा पैसा है। ये तमाम चीज़ें इन्वेस्टर्स को शाये करती हैं, मार्केट से दूर करती हैं, मार्केट में उनकी पार्टिसिपेशन को कम करती हैं। जो मैच्योर इन्वेस्टर है, जिसको समझ आती हैं चीज़ों की, वो तमाम इन चीज़ों पर नहीं जाता कि कौन मार्केट चला रहा है, कौन मार्केट नहीं चला रहा। उसको ये पता होता है कि टॉप 30 इंडेक्स के अंदर जो 10 कंपनी है जिसके डिविडेंड्स आते हैं, जिसकी 5 साल की हिस्ट्री है, ग्रोथ रेट है, मुझे 110 रुपए पे या 90 रुपए पे या 95 पे या 120 रुपए पे एंग्रो में इन्वेस्टमेंट करनी है। अब जिसने 120 रुपए इन्वेस्टमेंट की उसने 92 का रेट देखा, जिसने 110 रुपए पे की उसने 20 रुपए का लॉस देखा। आज वही शख्स 30 रुपए का प्रॉफिट देख रहा है। आप कभी भी मार्केट का ना बॉटम पकड़ सकते हैं ना टॉप पकड़ सकते हैं, आपको अपनी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से बनानी है। अब ये इंतजार में बैठे रहे कि मेरे पास 2 अरब रुपए आएंगे तो मैं स्टॉक में लगाऊंगा, तो मैं बड़ा प्लेयर बनूंगा तो पैसा कमाऊंगा, अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। लॉसेस जो थे ना वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। कभी
अभी जब 2008 का जिक्र निकलता है ना, तो लोग कहते हैं लॉसेस की लिस्ट बड़ी लंबी है, हमारे जो लॉसेस हैं वो क्लेम्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे। तो अभी जो है ना, हमें ये ना बताओ कि तुम जब मार्केट में आना किस तरफ, क्योंकि बड़े बड़े स्क्रिप्ट्स थे, उनके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट की थी और वहाँ से जब लिक्विडिटी खत्म हो गई थी तो फंस गए थे, वो एक बड़ा इशू था। तो अब डी इन्वेस्टमेंट की तरफ ला रहे हैं। आपका स्लोगन देख रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, इन्वेस्ट व्हेन वी सजेस्ट। तो यहाँ पर भी आप कुछ साइंस दे रहे हैं कि जब हम कहें तब आप जब हम सजेस्ट करें तब आप मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो राइट टाइम का तो इंतजार करना चाहिए। ठीक है, अगर इन्वेस्टर अगर छोटा राइट टाइम का इंतजार कर रहा है नहीं, डेफिनेटली वी आर द गाइडर्स। हमारा काम ही ये है कि आपके पास पैसा है, अब आपके पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, तो फर्क सिर्फ ये है कि मेरी वो इंडस्ट्री है, मेरा वो ब्रेड एंड बटर है, मेरा वो काम है और मैं उसको कर रहा हूँ। तो बेसिकली मुझे थोड़ा ज़्यादा आइडिया है कि किस वक्त इन्वेस्ट करना है, किस वक्त डी इन्वेस्ट करना है। इसी तरह से ये आपका काम है जो आप कर रहे हैं, आपको बेहतर पता है कि किस वक्त क्या शो करना है, किस क्या टाइमिंग होगी, क्या नहीं होगी। तो बेसिकली जो जिसकी इंडस्ट्री होती है वो बेसिकली सही गाइड कर सकता है। एंड आवर स्लोगन इज द सेम, इसीलिए कि हमने कहा कि आपको इन्वेस्टमेंट का बताना है, कब करना है, कहाँ करना है, किस चीज़ में करना है। तो वही चीज़ लोग लैकिंग करते हैं। वो पैसा काफ़ी लोगों के पास है, काफ़ी लोग लगाना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ ये आइडिया नहीं होता कि वेयर टू इन्वेस्ट, वाई टू इन्वेस्ट एंड व्हेन टू डी इन्वेस्ट। ये दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि स्टडी करके किस सेक्टर में किस जगह पे जाके पैसा लगाना है और कब उसको डी इन्वेस्ट करना है, ये अगर आपको समझ में आ गई तो फिर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इसी काम के लिए बनी थी, ठीक है ना। ब्रोकेज इंडस्ट्री इसी काम के लिए सर्विस दे रही है। तो लोग अगर अपनी भी स्टडी प्रॉपर करते हैं, लोगों के अंदर आपके चैनल के थ्रू, दूसरे चैनल्स के थ्रू, आप जैसे लोगों के थ्रू बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आ गई पिछले 3-4 सालों के अंदर। अब लोग वो सवाल हमसे करते हैं जो सवाल वो हमने कभी नहीं सुने थे। तो इसलिए हमें अब बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, होमवर्क करना पड़ता है, फिर हम उनको गाइड करते हैं। तो अब रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि कम हो गया है और लोग थोड़े मैच्योर हो गए हैं। अभी भी थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है, मैच्योरिटी की ज़रूरत है। लोग इसी तरह से अगर समझते रहे चीज़ों को, गाइडेंस लेते रहे और प्रॉपर काम करते रहे, तो मैं कभी भी नहीं समझता कि स्टॉक मार्केट कोई लॉस मेकिंग जगह है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इसमें 2-3 फैक्टर हैं। देखिए, जिस तरह से आपने सवाल किया, लोग सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना। उसकी ना 5 साल की कोई अर्निंग होती है, ना डिविडेंड होता है, ना कोई बोनस होता है, रिकॉर्ड भी नहीं देखते। बिल्कुल सही बात है। एक तो सबसे बड़ी बेसिक वजह ये। दूसरी, जब गाइडेंस देते हैं उनको तो गाइडेंस पे प्रॉपर तरीके से उतरते नहीं है अपना। जब अच्छा कर देते हैं तो उन्होंने खुद किया होता है, जब गलत कर देते हैं तो ब्रोकेज इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या दूसरे लोग करते हैं जो उनको गाइड कर रहे होते हैं। ये ऐसा है, कॉमन फैक्टर नजर आया है बहुत ज्यादा। थर्ड बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपने 2008 की, चलें बात कर लें, 2005 को आप छोड़ दें, 2008 के अंदर भी अगर आपने मुझे बता दीजिए, कोई भी शख्स यहाँ के बता दे कि अगर उसने किसी टॉप 10 स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट की थी जिसके अंदर ईएनपी सेक्टर आता है, फर्टिलाइजर सेक्टर आता है आपका, तो ये बताया मुझे कि उसने कौन से स्क्रिप्ट में लॉस किया। अगर वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के तहत किया गया था और वो उनमें से उन तमाम 7-8 कंपनियों में किया गया था जो ब्लू चिप स्टॉक्स थे, जिनके डिविडेंड थे, जिनकी अर्निंग्स थी, जिनके बोनसेस थे। आप फौजी फर्टिलाइजर को ले लें, आप बिन कासिम को ले लें, आप एंग्रो को ले लें, आप पाको को ले लें, पीपीएल को ले लें, आप ओजीडीसी को ले लें। 2008 की इन्वेस्टमेंट आप उठा लीजिए, मार्केट की डेविएशन उठा दी कि मार्केट 3000-4000 पॉइंट डाउन चली गई थी, लेकिन अगर पोर्टफोलियो आज उठाएं आप उनका 20-30% के वो गेन के अंदर सेम स्क्रिप्ट्स थे, सेम रिजल्ट से, प्रोडक्टिविटी सेम थी, हर कुछ थी, बोनस थे, रिटर्न्स, डिविडेंड आपको मिल रहा था। आपने इंट्रो में बहुत अच्छी बात की कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स इतनी शानदार आई हैं। 2008 की बात नहीं करें, 2008, 9, 10, 11, 12 आगे आने वाले वक्त में भी, और 2005 से आप ले लीजिए कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमी इंडिकेटर्स हैं, पाकिस्तान की जो इस वक्त जीडीपी ग्रोथ है, पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन की फिगर है, पाकिस्तान की जो रुपया इस वक्त डीवैल्यू हो रहा है, ये तमाम चीज़ों को भी फैक्टर इन करने के बाद, नेगेटिव चीज़ों को भी, आपकी कॉर्पोरेट अर्निंग 10 से 15% से इंक्रीज आ रही है। बिल्कुल इसी मुल्क के अंदर, इसी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, अगर आप इकोनॉमी इंडिकेटर्स को बेहतर करते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं और बेहतर करने जाते हैं, तो आप खुद सोचिए, सिर्फ एक आम आदमी बैठ के सोच सकता है कि ये कॉर्पोरेट अर्निंग्स, ये जो जितनी भी कंपनीज है, इनकी अर्निंग्स कहाँ जाएंगी। बिल्कुल, जैसे एंग्रो की अगर हम बात कर लें, एंग्रो की मैं देख रहा था प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। कितना बड़ा क्राइसिस था, साल का आगाज हुआ, गैस नहीं थी, 4 प्लांट्स उधर आगे बंद हुए थे, फिर भी प्रोडक्टिविटी रही और आप देखें कि रिटर्न्स कितने सॉलिड आए और कितनी ज़बरदस्त अर्निंग्स जो है वो शो की, 51% की ग्रोथ भी आ गई है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी और लोग इन्हीं की तरफ पहले भी जो है ज़्यादा फोकस कर रहे थे, अब भी फोकस उनका इन्हीं की तरफ लोग करते हैं। फोकस आपकी बात सही है, लेकिन ज़्यादा नहीं करते हैं। मुझे अफसोस की बात अभी भी ये कहनी पड़ती है कि अवेयरनेस आ रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आ रही। लोगों का अभी भी ध्यान जो है वो 2 लाख रुपए के 1 लाख शेयर लेने पर है। अच्छा, लोगों के अलावा ना कुछ ब्रोकरेज हाउसेस भी हैं, उनसे मैं बात